And D. Burials found at the Kalibangan site. C. Pot burials without skeleton. Kalibangan brick-lined grave, burials at the Lothal sites, a double burials inside bricks lined grave. So these are the different way of the people, the dead bodies, how they buried dead body in burials. अलग अलग तरीके से दफनाने का जो प्रोसेस है, दफनाने का तरीका है, उसके बारे में आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं. स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट सोशल डिफरेंसेस को एक बार और हम आपको बताने की कोशिश है. स्टडी आर्टिफैक्ट्स. तो पहला जो तरीका मैंने बताया, बरियाल्स के द्वारा आप डिफरेंसेस को समझ सकते हैं, यानी जो ऑर्नामेंट्स या जो ऑब्जेक्ट्स उनके साथ रखे जाते थे उसके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट एक राय बनाने में कामयाब रहे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को किस कब्र में दफनाया गया है और किस ऑब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंस क्या है. अब किसी भी ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस इस बात से लगाया जाता है कि वो कितना प्रीशियस है. अगर वो प्रीशियस है तो वो जाहिर सी बात है वो रिच लोगों द्वारा ही यूज किया जाता रहा होगा. तो इस बात का ये प्रमाण मिलता है कि वहाँ पर सोशल डिफरेंसेस था. दूसरा स्ट्रेटजी है स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट. एक तो किसी भी ऑब्जेक्ट की यूटिलिटी क्या है और दूसरा है लग्जरीज. तो यूटिलिटी के आधार पर जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे इस समय के सोसाइटी में अभी करंट में अगर हम सोचें तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड बाय द पीपल फॉर डेकोरेटिव पर्पजेज. जैसे मान लीजिए किसी के ड्राइंग रूम में बहुत सारे मतलब प्रीशियस थिंग्स रखी जाती हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसको शोरूम की तरह या शो केसेस में रख कर उस चीज़ों को वो शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं. तो वो लग्जरियस आइटम्स हो गए. आर्टिफैक्ट्स आर रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लार्ज settlements like Mohenjo-daro and Harappa. For example, little pots of faience were used as perfume bottles. Means उस समय भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग होता था जो कि बहुत ही महंगी थी और उनको बनाने का जो तरीका था वो बहुत ही कठिन था, कॉम्प्लिकेटेड था. और यूटिलिटी में अगर देखा जाए तो आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ स्टोन और क्ले, और वो बहुत सारे संख्या में मिले हैं. तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ था. जैसे क्रेन्स जिसके द्वारा वो मसाले कूटते थे, पोट्रीज अलग अलग तरह के जो पॉट्स थे, नीडल्स, फ्लेश ड्रावर्स, एंड दीज वर द थिंग्स विच वर वाइडली यूज बाय द पीपल ऑफ हड़प्पा. तो ये सारी इन सारी चीज़ों की यूटिलिटी थी और वो सारी चीज़ें अलग अलग लोगों के द्वारा और बहुतायत मात्रा में मिले भी हैं. और जिन चीज़ों के द्वारा इन सारी चीज़ों को बनाया जाता था, इन आर्टिफैक्ट्स को, वो ईजली अवेलेबल भी थे. तो इन दोनों के आधार पर उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि द थिंग्स विच वर यूज फॉर लग्जरी ओनली वर यूज बाय द रिच पीपल एंड द थिंग्स विच वर यूज ओनली फॉर द यूटिलिटी वर यूज बाय द कॉमन पीपल. सो दैट इज़ द सेकेंड टाइप्स ऑफ strategies used by the archaeologists to reconstruct that important point, that कि how they able to understand there was a social differences. Studying artifacts, इसको आप पढ़िए. ये आप देख, दिस इज द ऑर्नामेंट्स यूज बाय द पीपल ऑफ हड़प्पा. अब इसमें आप क्राफ्ट प्रोडक्शन, सो दिस इज the different kinds of activities which are other than primary. That's why it is called urban civilization. मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ. एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और आपके बुक में भी है और ये कई बार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बताइए. क्राफ्ट मतलब द टेक्निक्स यूज फॉर मेकिंग क्राफ्ट्स.
Craft production included beads making, manka, metal working, cell cutting, seal making and weight making. अब आप खुद आप सोचेंगे कि इफ़ दे वर एबल टू मेक सेल कटिंग वो करते थे, सील बना लेते थे, वेट मेकिंग की कला से वो जानकार वेट मेकिंग की कला को वो जानते थे, बीट्स बना लेते थे, तो डेफिनेटली फॉर मेकिंग बीट्स डेफिनेटली देयर वाज अ वेरी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी. उनकी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप होगी और दे वर वेल नोन टू दीज ऑल टेक्निक्स थ्रू विच दे कुड एबल टू मेक दीज ऑल थिंग्स. जैसे हमारी स्टोन सच एज कार्लेनियन, जैस्पर, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट्स, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट द मेकिंग प्रोसेस of these important stones were very critical, very complicated. Metals such as copper, bronze and gold were used to make beads. So this is the picture of crafts production of the people of Harappa. Harappan beads were made of 2 or more stones with gold caps. वो beads के ऊपर gold का cap भी लगाते थे. आप समझ सकते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप है. स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन वर ऑल्सो यूज मेकिंग बीड्स. रेड कलर कार्लेनियन वॉज ऑब्टेन बाई फायरिंग एलोइस रॉ मटेरियल एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. कार्लेनियन को बनाने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीके के स्टेजेस से गुजरते हुए वो कार्लेनियन जो रेड कलर का जो एक ऑब्जेक्ट था या जो पत्थर था, स्टोन था, उसको बनाते थे. ज्वेलरी मेकिंग इंक्लूडेड ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग. सो दिस इज द डिफरेंट पॉइंट्स थ्रू विच यू कैन एक्सप्लेन दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स यूज बाय द पीपल ऑफ हड़प्पा टू मेक different ornaments and different objects. Now my next slide is there, strategies for producing raw material. How did archaeologists identify center of craft production? एक ये भी क्वेश्चन आता है कि how did archaeologists identify center of craft production? It is very important question. By finding centers which had raw materials like stone noodles, copper ores and tools. By discovering discarded waste material. मान लीजिए किसी साइट पे बहुत सारे ऐसे पत्थरों के और औजारों के या दूसरे अलग अलग मटेरियल्स के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं. जैसे आज कहीं घर बनता है तो घर के चारों तरफ, घर बनने के बाद उसके चारों तरफ उसके जो वेस्ट मटेरियल बचे रह जाते हैं वो किनारे रह जाते हैं. तो अगर किसी साइट पे इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला अगर पाया जाए तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक इस तरह का प्रोडक्शन का काम हुआ होगा. So that is the way that archaeologists identify center of craft production. This is the next slide, procuring material for craft production. 2 methods of procuring materials for craft production. ये भी आता है कि how the people of Harappan people procured how the people of Harappan civilization procured material for crafts production. यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए हड़प्पा के लोग कहाँ से मटेरियल प्रोक्योर करते थे. तो इसमें मैंने 2 पॉइंट्स आपके सामने, 2 मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन. पहला है, दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट इन नागेश्वर, बालाकोट एंड सोरतगोई. सेकेंड वन इज दे माइट हैव sent expedition to areas such as Khetri region of Rajasthan for copper and South India for gold. Nageshwar and Balakot were areas for sell. Sortogoi in the far of Afghanistan was the best source of lapis lazuli, and Lothal, which was near source of Carlinian statites from South Rajasthan, and North Gujarat and metal from Rajasthan. Expedition to the Khetri region and South India established communication with local communities. Khetri is very important for procuring copper. So
These are the different sites or different places from where they procure different material for making craft. Now the next slide is important for understanding the foreign trade, whether they perform foreign trade or not. Connects with distant land. Yes, these are the different points and different evidences found by the archaeologist through which we can understand that they were having, they had connection with distant land. Copper was probably brought from Oman. There was a jar found at the Harappan site, and the material or the copper used for making that jar was not from Indian origin. उसके जो कंपोजिशन है, उस कॉपर का जो मटेरियल है वो ओमानी कॉपर से मिलता है. And this is indicates by the fact that the both Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel, suggesting a common origin. A large Harappan jar coated with a thick layer of black clay have been found at Omani sites. और ओमान में जो एक पोट्री मिली है जो कि हड़प्पा की है. दिस द हड़प्पन में हैव एक्सचेंज दिस कंटेंट ऑफ दीज वेसल्स विद कॉपर. ऐसा आर्कोलॉजिस्ट ने माना है कि वो कॉपर से वो इस क्ले पॉट, ये जो खूबसूरत क्ले पॉट है, इसको एक्सचेंज या उसका आदान प्रदान करते थे. द मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स रेफर द हड़प्पन लैंड एज मेलूहा. उनका जो एपिक है या उनका जो लिटरेचर है जिसको आज पढ़ा जा चुका है, उसमें मेलूहा का जो उल्लेख है वो हड़प्पा के लिए किया. द लैंड ऑफ सी फारर्स. इट इज़ लाइकली दैट द कम्युनिकेशन ऑफ द हड़प्पन विद ओमान और मेसोपोटामिया वाज बाय सी. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज Harappan seal weight and measures have been found at the Oman and Mesopotamia. It is very clearly known. मेसोपोटामिया का सील जो उसका जो सिलेंड्रिकल सील है वो हड़प्पन साइड से मिला है, और हड़प्पन सील का मेसोपोटामिया से मिलना इस बात का संकेत है कि उनके साथ इनका ट्रेड रिलेशन था. अब हम आते हैं हड़प्पन सील स्क्रिप्ट्स एंड वेट. अब हड़प्पन सील्स स्क्रिप्ट्स एंड वेट पे अगर बात करें, सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज फॉर फैसिलिटेटिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस कम्युनिकेशन. जैसे मेसोपोटामिया के बारे में हम जानते, जब हम 11th में पढ़ रहे थे तो हम सील वाज यूज फॉर परफॉर्मिंग ट्रेड. तो इसमें हमें कोई डाउट नहीं है इस बात का. ये संकेत करता है इट्स reflect that there was a long distance communication performed by the people of Harappa. When a bag of goods were transported, its mouth were tied with a rope and weight clay with one or more seal being pressed to leave an. आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ या कोई भी मटेरियल, रॉ मटेरियल या फिर फाइनल गुड्स को वो भेजते थे तो उसको पैक करके उसको सील लगाया जाता था. इम्प्रेशन दिस इंश्योर दैट द बैग हैज़ नॉट बीन मेडल विद, ताकि उसे दोबारा कोई बीच में मैनिपुलेट न करे. हम स्क्रिप्ट्स के बारे में समझ लें. इनकी स्क्रिप्ट्स शॉर्ट है, अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, वो पिक्टोरियल है. इसमें करीब 400 से 500 साइन है, रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. और जो अगर कई लाइनों का है तो राइट टू लेफ़्ट देन लेफ़्ट टू राइट. स्क्रिप्ट यानी पहली लाइन राइट टू लेफ़्ट, देन अगर सेकेंड लाइन है तो वो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ़्ट. मीन्स वो इस फॉर्मेट में वो लिखा जाता था. स्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड ऑन द सील, कॉपर टूल्स, ज्वेलरीज एंड रिम ऑफ जार हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड. अभी तक इनके स्क्रिप्ट्स को या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के स्क्रिप्ट्स को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है. ये स्क्रिप्ट्स के कुछ पिक्चर्स हैं
इनको आप समझ सकते हैं। वेट के बारे में भी एक छोटा क्वेश्चन आता है। अब प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट एग्जिस्टेड। वेट वेयर मेड ऑफ स्टोन चैप एंड वेयर यूजली क्यूबिकल शेप के वेट हुआ करते थे, while longer denominations of weight were binary 1, 2, 4, 8, 16. Higher denomination followed the decimal system. आज के दौर में जो हम वेट सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह का बाइनरी वेट सिस्टम वो भी यूज़ करते थे। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में 8 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है कि एंशिएंट अथॉरिटी, यानी अगर हड़प्पा एक प्लांट सिटी था, हड़प्पा में ट्रेड और बिज़नेस परफॉर्म होता था, फॉरेन ट्रेड भी वो परफॉर्म करते थे, वो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन था, एग्रीकल्चर भी परफॉर्म होता था। तो किसी भी सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इतने लंबे लेवल पे परफॉर्म हो, जहाँ पे ट्रेड और बिजनेस यानी सर्विस सेक्टर भी बहुत ही डेवलप कंडीशन में हो, दैट कुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट एनी पर्टिकुलर अथॉरिटी। ये किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल ना करता हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा आर्कोलॉजिस्ट मानते हैं कि किसी भी सोसाइटी में इतना साइंटिफिक तरीके से वो सिटी प्लान्ड हो, वहाँ के लोग इतने बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, ट्रेड और बिजनेस करें, एग्रीकल्चर में भी उनका जो तरीका है इरिगेशन का, रिजर्वायर का, बाकी और सारी चीज़ों का, तो इसके आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सब कुछ बिना किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के ये पॉसिबल नहीं था। कोई तो होगा जो इस पूरे नगरों का, इन पूरी सिटीज़ का, यानी पूरे एरियाज़ का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बारे में हमें पूरी तरह से हमें जो पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। फिर भी आर्कोलॉजिस्ट ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है। द क्वेश्चन इज हु ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटीज़? Was there a central authority who decided all important issues? We have no answer to this question. But there are certain beliefs. The first one, it is believed that the complex decisions were taken and implemented in the Harappan society. This was proved by the following arguments. The first argument is there is uniformity in the production of bricks, pottery, weight and seal. That is very important logic. जहाँ भी ईंट मिली हैं, जहाँ भी ब्रिक्स मिले हैं, पॉटरी मिली हैं, वेट्स मिले हैं, सील्स मिली हैं, सबके जो साइज और शेप है लगभग सिमिलर है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि अगर वो सबके साइज और उनका जो शेप है अगर सिमिलर है, तो डेफिनेटली उसके लिए कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट जरूर बनाता होगा, रूल्स बनाने वाली कोई इंस्टीट्यूशन या संस्था जरूर होगी। Although the above materials were produced at different places, they were of uniform ration throughout the region, from Jammu Kashmir to the Gujarat. आपको समझ में आना चाहिए कि मांडा से लेकर और लास्ट तक गुजरात तक जितने भी साइट्स मिले हैं, अलग अलग जगहों पर उनका प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर इन सारे ऑब्जेक्ट्स का शेप एक है। ये दो इम्पॉर्टेंट लॉजिक हैं जिसके द्वारा आप ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली देयर वाज सम इंस्टीट्यूशन हु वेर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, पैलेसेस एंड किंग। अब वो जो सेंट्रल अथॉरिटी था कौन हो सकता था, इसके बारे में अलग अलग आर्कोलॉजिस्ट के अलग अलग अपनी राय हैं। Historians have not been able to find concrete evidences to prove that there was a king or central authority. Large buildings had been found at Mohenjo-daro, but no palaces like spectacular features have been found to be associated with. कोई ऐसा महल मिला हो, कोई ऐसी बिल्डिंग्स मिले हो। मोहनजोदड़ो में बड़ी बड़ी बिल्डिंग मिली है, लेकिन कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं मिली है जिसको हम महल कह सकें। A stone statue has been found from Fort C. That means Fort C is the site
It has been named Prisking. It is perhaps because archaeologists were aware of such existence of the Prisking in Mesopotamia. अब चूँकि मेसोपोटामिया के बारे में आर्कोलॉजिस्ट को जानकारी है कि वहाँ पर जो पुजारी होता था, प्रिस्ट होता था, और मंदिरों के द्वारा ही सारा कुछ कंट्रोल होता था, तो उससे उन्होंने कोरिलेट करते हुए इसको समझने की कोशिश की कि भाई ये शायद कोई धार्मिक जो इंस्टीट्यूशन होगा, यानी जो पुजारी होगा, वो प्रिस्ट होगा, वही किंग होगा, वही सारी इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करता होगा. Some archaeologists believe that there was no ruler in the Harappan civilization and everyone enjoyed equal status. कुछ ये भी मानते हैं कि कोई रूलर नहीं था, सभी लोग इक्वली अपने स्टेटस को एंजॉय करते थे. Other believe that there was a various rulers in different cities and no single. कुछ लोग मानते हैं कि अलग अलग जो साइड से अलग अलग जो शहर हैं उनके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन होंगे, अलग अलग रूलर होंगे. Another section of historians are an opinion that there was one single ruler in 4C, जो अभी मैंने बताया Prisking. It because bricks and weight used in the Harappan cities were of the same standardized ratio. The last theory the now appears to be most reasonable. ऐसा फाइनली आर्कोलॉजिस्ट ने भी बोला कि Prisking वाली जो थियरी वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट दिखाई दे रही है, क्योंकि जो अलग अलग जगहों पर जो इन सारी चीज़ों, जितने भी ऑब्जेक्ट मिले हैं, जितने भी मटेरियल मिले हैं, उनके बीच जो सिमिलरिटी है वो इस बात का प्रमाण है कि डेफिनेटली देयर वाज अ सिंगल अथॉरिटी हु वाज गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेटिंग द पीपल ऑफ हड़प्पा. रिलीजियस बिलीफ पे हम बात करते हैं. जैसे हमको ये भी जानकर देना चाहिए, क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू जस्ट प्रूव दैट then how can describe the religious belief of the people of Harappa. There are no defined evidences which can help us to sketch the religious belief of the people of 4C. Historians discovered the sealed proto-Siva from the Harappan period. They tried to find evidences if the Harappan worshipped any god or goddesses or had any religious belief. The Rig Veda, the earliest religious text, mention a god named Rudra, who is later known as the name of Shiva. However, Rudra does not appear as the Pasupati or as a yogi. So these are the different, opinion of the historians regarding the religious belief of Harappa. Thus, historians are confused as to what the seal of Proto-Shiva depicts. एक प्रोटो-शिवा का जो आप देख रहे हैं सील है, एक सील पर इस तरह का शिव का जो शेप है या शिव का जो चित्र, शिव की तरह के चित्र को आर्कोलॉजिस्ट ने इस बात से रिकनेक्ट करने की कोशिश की कि वो शिव के पूजा करते थे. और द फाइनल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन. We do not know how and why did the civilization came to an end. Various theories have been forwarded by the historians depicting the downfall of the civilization. So, इस पे भी NCERT के बुक से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फॉर्म होता है in the different region of the decline of Harappan civilization. So these are the different regions given by the different archaeologists, different people, or the thinker or the researcher. That some said that deforestation was a kind of the decline, a kind of region which led to the decline of Harappan civilization. Excessive flood, जो बाढ़ के वजह से उस civilization का decline हुआ. Some says that the climatic changes which led to the decline of the civilization. Invention most probably by the Aryan. कुछ लोग ये भी बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण के वजह से ये सिविलाइजेशन का अंत हुआ. शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, दैट मे बी अ रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन. बट फाइनली आप ये समझ सकते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट ने किसी खास या किसी एक इम्पॉर्टेंट राय को नहीं दिया है. वो इस चीज़ को कंक्लूड नहीं कर पाए हैं कि आखिरकार किन वजहों से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ. लेकिन while writing the answer to this question, you have to write all the different opinion of the archaeologists, deforestation, climatic change,
एक्सेसिव फ्लड्स, शिफ्टिंग और डाइंग ऑफ द रिवर्स, इन सारी चीज़ों को लिखें। एंड फाइनली आप लिखें देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ नो अ सिंगल कॉज विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो प्रॉब्लम फेस्ड बाय द आर्कोलॉजिस्ट, द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू एंड। किसी भी आर्कोलॉजिस्ट को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ख़ास तौर से इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। पहला जो इम्पोर्टेंट है, ये चूँकि एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है, जो टॉपिक्स है, उनको हमने उसी सीक्वेंस में रखा है, हमने दूसरी हिस्ट्री बुक के हिसाब से नहीं रखा है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। फर्स्ट, हड़प्पन स्क्रिप्ट्स नॉट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द सिविलाइजेशन, द स्क्रिप्ट्स रिमेन एज डेसिफर्ड टिल डेट। जो पहला रीजन है जिसके वजह से रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में इंटरप्रिटेशन अभी तक नहीं हो पाया, उसमें पहला रीजन है कि जो उनका स्क्रिप्ट है उसको हम आज तक डेसिफर्ड नहीं कर पाए, उसको आज तक हम डिकोडिफाई नहीं कर पाए। इफ़ वी आर हैविंग अंडरस्टैंडिंग टू डेसिफर द स्क्रिप्ट रिटन बाय द पीपल ऑफ हड़प्पा, डेफिनेटली हमारे लिए आसानी होती है इस बात को समझने में कि वो उनका धार्मिक विश्वास क्या था, वो किस धर्म को मानते थे, किसकी पूजा करते थे। सेकंड, एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इट्स द टर्म ऑफ फंक्शन। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज टूल और ऑर्नामेंट्स और बॉथ और समथिंग्स मेंट फॉर रिचुअल यूज। जितने भी ऑर्नामेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या फिर जो कुछ भी इसको वो ऑब्जेक्ट का है, ऑर्नामेंट्स का है, या फिर वो किसी रिचुअल्स या किसी खास कस्टम या किसी खास आयोजन पर उसका यूज किया जाता था, इसको लेकर भी एक इम्पॉर्टेंट राय नहीं बन पाई है या उसका एक नतीजे तक वो नहीं पहुंच पाए, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। थर्ड इज मेनी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन रिलीजन आर मेड द एजम्पशन दैट लेटर ट्रेडिशन प्रोवाइडेड पैरेलल विद द अर्लियर वन। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो रीजन है, ये प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से हड़प्पा के लोगों के रिलीजियस बिलीफ को समझने में कठिनाई होती है। एक क्वेश्चन ये बात है, कनिंदम क्यों कन्फ्यूज थे? वाई कनिंदम, व्हाट वाज कनिंदम कन्फ्यूजन? कनिंदम का कन्फ्यूजन ये था कि वो इंडियन सिविलाइजेशन को अपने एक अलग चश्मे से देखते थे। उनके हिसाब से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिविलाइजेशन की शुरुआत वो गंगा वैली या उसके इर्द गिर्द शुरू हुई और उसके पीरियड को इन्होंने 6th सेंचुरी BC के आसपास देखने की कोशिश की। कनिंदम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। He began archaeological exhibition in the mid-19th century. His main interest was the archaeology of early history from 6th century BC to 4th century BC and later period, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि चूँकि उनका जो फिक्स्ड जो उनके का जो इंसाइट था इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, वो 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी BC के आसपास वो चीज़ को वो पहले से और उसी के हिसाब से ही यूज्ड द अकाउंट्स लेफ्ट बाय द चाइनीज पिलग्रिम्स हु हैड विजिटेड द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन द 4th to 7th सेंचुरीज, और उसका जो आधार था उनके इस कॉन्सेप्ट का, वो चाइनीज जो चीनी यात्री थे उसके आधार पे था। ही ऑल्सो कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग दिस सर्वे। साइट लाइक हड़प्पा डिड नॉट फिट वेल इन दिस एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो हड़प्पा से जो कुछ भी चीज़ें उनको मिलती थी उसको वो 6th सेंचुरी BC के हिसाब से देखते थे, and that is the reason why he was confused. Finally, जब उनको जब इसका एग्जीबिशन हुआ तो आप समझ सकते हैं कि भारत में सिविलाइजेशन की शुरुआत 6th सेंचुरी BC से नहीं बल्कि लगभग 3000 या आप कह सकते हैं 3500 ईसा पूर्व से शुरू मानी जाती है। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मैंने पूरे चैप्टर को एक वीडियो में समेटने की कोशिश की, इस वजह से थोड़ा मैं इस वीडियो को जल्दी कंप्लीट कर रहा था, पर मैंने एक वीडियो में पूरे चैप्टर को समाहित करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच।